ऐसा जमाना जो बीत चुका है, ऐसी दुनिया जो अब नहीं है। दुनिया चेंज हो चुकी है, चीजें बदल गई हैं, लेकिन बीते हुए काल के अवशेष आज भी हमें मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी एज अ साइंस, तो बायोलॉजी काफी कुछ डेवलप हुआ है पुरानी चीजों के रेलिक्स के ऊपर। यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड्स अगर नहीं मिलते तो बायोलॉजी की जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो सकती थी। जो भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे हमें फॉसिल्स के माध्यम से पता चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जो प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में जो एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस हमें फॉसिल्स के मार्फत से ही पता चलते हैं। बच्चों, फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है फॉसिल्स, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। इस वजह से मैंने एक अलग से सेशन लेने की सोची, ताकि आपको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाए फॉसिल्स के बारे में। आपको फॉसिल्स क्या हैं, किस तरह से दिखते हैं, इनका क्या अभिप्राय है, क्या औचित्य है। सुनने में तो लगता है कि बस कोई डायनासोर मर गया, उसके पार्ट हैं, वही फॉसिल है। लेकिन बच्चों, फॉसिल सिर्फ उतना ही नहीं है। फॉसिल से हमें बहुत तरह की चीजों के बारे में आइडिया लगता है, पता चलता है, हमें कनेक्शंस पता चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स पता चलते हैं, और हम उसको स्टडी करके बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। जितने बच्चे हैं सेशन में, सेशन को लाइक जरूर करिए और शुरू कर देते हैं अपना डिस्कशन फॉसिल्स के ऊपर, विच आर रिमेन्स ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड। तो हम इस आज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? हम आज के सेशन में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स, किस तरह से उनकी फाइंडिंग हुई, उनका क्या क्या रोल है, और फॉसिल्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आज के सेशन में हम जानेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं अपना आज का टॉपिक, फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए, इस चित्र में आपको एक डायनासोर दिखाई दे रहा है। आप समझ ही गए कि हम डायनासोर्स को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। इसके अलावा और भी छोटे छोटे फॉसिल्स दिखाई दे रहे हैं। किसी में आपको एक कीड़ा दिखाई दे रहा है, किसी में आपको कुछ शेल्ड टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, और किसी में आपको प्लांट फॉसिल्स भी दिख रहे हैं। बात करें जब हम फॉसिल्स की, तो सबसे ज्यादा जो हमें इंटरेस्ट करते हैं वो डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, क्योंकि डायनासोर एक ऐसे प्रकार के जीव हैं जिनको हमने देखा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डायनासोर के ही फॉसिल हैं। फॉसिल हर चीज के मिल जाते हैं। जो भी जीव इस धरती पर जीवित थे किसी भी कालखंड में, उनके रिमेन्स हमें फॉसिल के रूप में मिल जाते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। हमारी गाड़ियां भी चलती हैं फॉसिल्स की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। लेकिन उनमें क्या है कि कोई आकार प्रकार नहीं दिखता है, वो पूरा का पूरा कार्बोनिफिकेशन हो जाता है, कोयले में तब्दील हो जाता है या पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। इनके टाइप्स क्या हैं, फॉसिल कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और ये हमें पास्ट के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं। ये जो वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये रियल में किसी ने नहीं खींची है, क्योंकि ये जिस जमाने की है उस वक्त कोई हम में से कोई था ही नहीं, राइट। जियोलॉजिकल अगर हम स्केल की बात करते हैं, जो टाइम स्पैन है जियोलॉजिकल, तो ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स का राज था हमारी धरती पर। लेकिन 65 मिलियन ईयर्स अगो, पहले 65 मिलियन साल पहले, ये एक साथ एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। अब क्या बचा है? इनसे रिलेटेड कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, जिनको हम स्टडी करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रीबिल्ड कर लेते हैं। एंड साइंटिस्ट्स आर सो गुड इन दिस कि एग्जैक्टली किस तरह का डायनासोर था ये पता चल जाता है। अब बच्चों, डायनासोर की जो टेल है, ज्यादातर टेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और कहीं कहीं टेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन। मैं आपको पूरा लेंथ ब्रेथ में बताने वाला हूं कि किस तरह से ये अनुमान लगाया जाता था कि इनकी पूंछ होती थी। बच्चों, इनका स्ट्रक्चर, अगर टेल छोटी होगी तो स्ट्रक्चर, यानी कि आगे पैरों का जो पड़ने का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, ये भी आइडिया लगा। हम भी शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, अगर हमारा पैर किसी एक तरफ जूते को ज्यादा घिसता है तो वहां पर गड्ढा सा हो जाता है या घिस जाता है। इसी तरह से इनके जो फुटप्रिंट पड़े, साइंटिस्ट ने ये भी अनुमान लगा लिया कितनी स्पीड से इन्होंने फुटप्रिंट डाला, तो कितना वजन रहा होगा इनकी बॉडी का, और कितनी दूरी पर है, तो इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर की ये छलांग मार सकते थे। हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में आपको मिलने वाली है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल फॉसिल एंड इट्स टाइप, व्हाट दे टेल अस अबाउट द पास्ट। ये हमें बीते हुए कल के बारे में क्या बताते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ, फॉसिल को हम यूजुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो हो गया बॉडी पार्ट्स के फॉसिल,
पूरा का पूरा बॉडी फॉसिलाइज हो गया या बॉडी का कोई पार्ट फॉसिल में तब्दील हो गया। एक तो ये फॉसिल हो गया, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट फॉसिल, यानी कि डायरेक्ट हमें फॉसिल नहीं मिल रहा है बॉडी पार्ट का, लेकिन हमें इनडायरेक्ट जो पार्ट्स हैं उनके, या तो ट्रेसेस हो गए किसी चीज के, फुटप्रिंट हो गया, घोंसले जहां बनाते थे उनका डंग जो एक्सक्रीटा होता था, या टूथ मार्क। टूथ मार्क क्या चीज होती है? टूथ मार्क वो चीज है, एक डायनासोर जब दूसरे डायनासोर को खाने की कोशिश करता था तो उसके दांत उसके शरीर में चुभ जाते थे, उन दांतों के इंप्रेशन। अब दांतों के इंप्रेशन कैसे ही मिलेंगे? स्किन को टीयर करने का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, जब जबड़ा उनका मजबूत होगा तो हड्डियों पर भी चोट के निशान बनेंगे। तो दूसरे जीव जिसकी हड्डी पर चोट के निशान बने हुए, उससे यह पता चल जाता था कि उसको खाने वाला डायनासोर किस तरह का रहा होगा, उसके दांत किस तरह के रहे होंगे। तो ये जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये सब उनके मूवमेंट, बिहेवियर, एक एक चीज के बारे में पता चल जाता है। एक एक चीज के बारे में पता चल जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से साइंटिस्ट निकालते हैं इन चीजों के बारे में पता। अब एक एक करके मैं वो कड़ी आपके समक्ष सुलझाने जा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। और जब हम पढ़ें इवोल्यूशन चैप्टर और मैं आपको बताऊं फॉसिल एविडेंस के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन ना पूछें कि सर ये फॉसिल बनते कैसे हैं, क्योंकि वो तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जो हैं मोल्ड फॉसिल्स। मोल्ड क्या होता है? सांचा। एक सांचे में कोई चीज को हम बना सकते हैं। देख लीजिए ये क्ले मोल्डिंग कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे। स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं? मिट्टी के ऊपर इन्होंने एक सांचा फिट कर दिया और उसी के आकार का डिजाइन बन के निकल गई। तो मोल्ड फॉसिल हैं। ये इंप्रेशन होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट पे, इंप्रेशन। अब इसको पॉजिटिव इमेज तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑर्गेनिज्म एज इट इज तो है नहीं, इट इज अ नेगेटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव नेगेटिव तो समझते ही है ना। पॉजिटिव यानी कि हूबहू साक्षात वही ऑर्गेनिज्म, और नेगेटिव इमेज का मतलब खाली इंप्रेशन है कि ऑर्गेनिज्म उस रास्ते से गया है, उसके पैर का निशान बना हुआ है। क्वेश्चन है, पैर का निशान तो मिट्टी में बना होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, मिट्टी सूख जाएगी, जहां पर पैर का निशान बना वो मिट्टी सूख जाएगी। सूखने के बाद उसमें सैंड भर गई, कुछ भी और भर गया, उसके बाद दोबारा से जब उसमें पूरा पैक्ड हो गया, लेकिन वो लेयर बना हुआ है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, पराठे खाते हैं हम सब, तो पराठों में कई बार बीच में मक्खन की लेयर या घी की लेयर लगा करके कई फोल्ड बनाए जाते हैं और एक साथ बेल दिया जाता है। पराठा पकने के बाद आप देखते हैं अलग अलग लेयर हो जाती है। तो इसी तरह से कोई इंप्रेशन अगर बना, उस इंप्रेशन के अंदर मिट्टी या बालू फिट हो गई, सैंड भर गई, तो बाद में जब कुछ जमाने के बाद उसको ध्यान से देखा जाए तो हमें वो गैप दिखाई देता है। उस गैप में से एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल करके हमें पूरा का पूरा वो मोल्ड मिल जाता है, वो सांचा मिल जाता है जो दिखाता है उसके पैर की डिजाइन कैसी थी। आगे बढ़ते हैं। कास्ट फॉसिल्स फॉर्म्ड व्हेन अ मोल्ड इज फिल्ड इन। अब ये कब बनता है? जब मोल्ड के अंदर कोई चीज भर जाती है। अब जो सांचा था बाहर का नेगेटिव था वो डैमेज हो चुका है, लेकिन जो आइटम भरा था उस मोल्ड में वो सॉलिडिफाई हो गया। तो दोनों चीजें हो सकती, या तो मोल्ड सॉलिडिफाई हो जाए जिसके अंदर इंप्रेशन बना हुआ है, या फिर जो अंदर का मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाए। ये देख लीजिए, इस तरह का पत्थर से बने हुए हैं ये सारे के सारे मटेरियल। ये देखो ऐसे के ऐसे एज इट इज, वो इंप्रेशन अंदर बना हुआ है, पत्थर है, उसको जब ऊपर का एक्स्ट्रा मटेरियल चिजल आउट करके निकाल दिया गया तो ऐसे बड़े बड़े पैरों के आकार दिखाई दे गए। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कास्ट फॉसिल हो गया। इसके बाद ट्रेस फॉसिल की बात करते हैं। देख लो, फुटप्रिंट है, इंप्रेशन है। इनके नेस्ट के फॉसिल गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रोलिथ क्या होते हैं बच्चे? गैस्ट्रोलिथ होते हैं कुछ पत्थर जो ये डायनासोर निगल जाते थे। इनका ये बिहेवियर आज की भी कई बर्ड्स में देखा जाता है। वो अपने गिजर्ड में पत्थर गटक लेते हैं ताकि अंदर अच्छे से, बर्ड्स को डायनासोर का डिसेंडेंट माना जाता है। आज की जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो डायनासोर के डिसेंडेंट्स हैं। तो गैस्ट्रोलिथ के बारे में वो पत्थर मिले हैं। साइंटिस्ट ने ये भी पता लगा लिया कि इसको डायनासोर ने खाया था। कैसे पता लगाया वो भी बताऊंगा आपको। बरोज, यानी कि उन्होंने कोई गड्ढे किए, बरोज बनाए, उसके बारे में भी आइडिया लग जाता है। फुटप्रिंट, उसके बारे में आइडिया। अब देखिए, डायनासोर तो बरोज के अंदर नहीं रहते थे जैसे रैबिट, लेकिन दूसरे जीव जरूर रहते थे। तो सिर्फ डायनासोर के फॉसिल तो मिले नहीं है, फॉसिल तो बहुत से जीवों के मिले हुए हैं। तो उन सारे के सारे फॉसिल्स को समझना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी वाला जो फोर्थ टाइप है वो ट्रू फॉर्म फॉसिल। ये बड़ा रेयर है। एक्चुअल एनिमल या एनिमल पार्ट, पूरा का पूरा जीव दफन हो गया या उसके बॉडी का पार्ट दफन हो गया मिट्टी में, सेडिमेंट्री रॉक में। देखिए नदी है,
पानी के अंदर डूब गया ये मरने के बाद, और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर जमती चली गई। इस वीडियो के मार्फत से आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ट्रू फॉर्म फॉसिल यानी कि पूरा का पूरा इंटैक्ट जीव उसके अंदर फंस गया, उसका पूरा सांचा मिल गया है। अब देखते हैं 6 तरीके जिनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट फॉसिल में बदल सकता है या अलग अलग टाइप के फॉसिल बन सकते हैं। तो अनऑल्टर्ड प्रिजर्वेशन एक तरह का ये प्रिजर्वेशन है। ये कहां देखा जाता है? ये देखा जाता है छोटे इंसेक्ट्स में, छोटे ऑर्गेनिजम्स में। इंसेक्ट जो हैं किसी प्लांट पार्ट में बैठे हुए हैं, वो ट्रैप हो गए, प्लांट के ऊपर से एम्बर या रेजिन की ड्रॉप गिर गई। जिम्नोस्पर्म होते थे, जिम्नोस्पर्म में रेजिन वगैरह काफी होता था। क्या आपको पता है ये जो इस तरह के फॉसिल हैं, इनको ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। बड़े कॉस्टली होते हैं। यानी कि एक कीड़ा फंसा हुआ है एम्बर के अंदर, बड़ा शाइनी एम्बर होता है, बिल्कुल जेम स्टोन के जैसा दिखता है। इनको लोग प्रेफर करते हैं एज ज्वेलरी। हाईली रेटेड होते हैं और ये कम से कम $25-30 के नीचे मिलते नहीं है। तो $25-30 आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं काफी कॉस्टली होता होगा। अनऑल्टर्ड प्रिजर्वेशन, ये एक तरह का प्रिजर्वेशन है। अनऑल्टर्ड, पूरा का पूरा जीव उसके अंदर फंस करके प्रिजर्व हो गया। देख लीजिए कितना बढ़िया तरीका। अब ये मच्छर का आकार, प्रकार, साइज, कलर, एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड उस एम्बर में, कुछ भी इसमें डैमेज नहीं होगा। नाउ पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन क्या होता है? रॉक लाइक मिनरल, यानी कि कोई जीव दब गया, डायनासोर की ही बात कर लें, मिट्टी में दब गया। अब उसकी जो सॉफ्ट स्किन है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है स्किन का, वो धीमे 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 रिप्लेस हो गया किसी मिनरल से। मिनरलाइजेशन हो गया, एक तरह का एक्सचेंज रिएक्शन है। यानी कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है उसकी स्किन में, वो कार्बोहाइड्रेट रिप्लेस हो गया, सिलिका आ गया उसकी जगह। प्रोटीन के अमीनो एसिड फ्रैगमेंट है, वो अमीनो एसिड फ्रैगमेंट अलग हो गए, सिलिका आ गया उसकी जगह। इसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। इसमें रॉक लाइक मिनरल धीरे 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 दे सीप इन। सीप का मतलब होता है अंदर परकोलेट करना, अंदर व्याप्त हो जाना। तो दे सीप इन इनसाइड, है ना, और रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल ऑर्गेनिक टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं। किस चीज से? सिलिका के द्वारा, कैल्साइट के द्वारा। ये सब मिनरल्स हैं एक्सेट्रा, एंड दे फॉर्म अ रॉक लाइक फॉसिल। आपको ये फॉसिल पत्थर जैसा दिखाई देगा, लेकिन वैज्ञानिक इसके अंदर से भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को साइड कर करके एक्चुअल शेप निकाल देते हैं। तो अब ये जो चीजें हैं, इट कैन बी प्रिजर्व्ड हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड फॉसिल। बोन उसके अंदर आ गए और बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो भी हार्ड स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो गया, पत्थर जैसा हो गया, रॉक जैसा हो गया। मोस्ट बोन एंड वुड फॉसिल्स आर पर मिनरलाइज्ड, ये मिनरल के फॉर्मेशन में बदल जाते हैं। ऐसे पेड़ों के भी फॉसिल मिले हैं। हमारी कंट्री में एक महान शख्स हुए हैं डॉक्टर बीरबल सैनी, जिनका पैलियो ऑन्टोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। डॉक्टर बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो ऑन्टोलॉजी। उन्होंने प्लांट फॉसिल के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करी और स्पेसिफिकली जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर उन्होंने स्टडी करी। जिम्नोस्पर्म्स की उन्होंने, वो तो वहां भी पहुंच गए थे जहां हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में एक्सकैवेशन हो रहा था, तो उन्होंने वहां से भी काफी सारे फॉसिल इकट्ठे किए और इंडिया में अलग अलग जगहों पर फॉसिल पार्क्स की स्थापना की। तो डॉक्टर बीरबल सैनी हमारे एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया हमारी कंट्री में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट क्या है प्रोसेस? किसी भी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट डिसॉल्व हो जाते हैं दूसरे मिनरल के साथ। यानी कि पहले तो हमने सॉफ्ट पार्ट का पढ़ा, अब हार्ड पार्ट भी डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे बोन हो गया, तो बोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम रिप्लेस हो जाए किसी और मिनरल के द्वारा, कैल्साइट, सिलिका, पाइराइट या आयरन से ही रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेसमेंट से भी बनते हैं। कार्बोनाइजेशन से बनते हैं। कार्बोनाइजेशन का मतलब है सिर्फ कार्बन रह गया, जैसा कोयला होता है, कोयले की खदानों में भी कई बार फॉसिल्स मिल जाते हैं, सिर्फ कार्बन रह जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एक एक करके विलुप्त हो गए, रिमूव हो गए। एक और प्रोसेस है रिक्रिस्टलाइजेशन। हार्ड पार्ट क्या होते हैं? या तो किसी और स्टेबल मिनरल में बन जाते हैं या छोटे छोटे क्रिस्टल में फॉर्म हो जाते हैं। ये देख लीजिए, अब उन क्रिस्टल्स को देख करके आइडिया लग जाता है कि ये किसी बॉडी का पार्ट था, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ब्रेक हो गया। ये देख लीजिए, इसके अंदर बहुत से क्रिस्टल्स हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, उसको ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक इस चीज का पता लगा लेते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग वगैरह और भी बहुत तरह के जो हैं डेटिंग प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव डेटिंग भी जो है यूरेनियम वगैरह को लेकर के भी होता है, राइट। तो इस तरह की डेटिंग प्रोसेसेस हैं रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। नाउ ऑथीजेनिक प्रिजर्वेशन, इसमें मोल्ड एंड कास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म
हैज बीन डिस्ट्रॉयड या डिसॉल्व, लेकिन उनका इंप्रेशन बना हुआ है। तो एक तरीका ये भी है। नाउ बॉडी फॉसिल्स, द मोस्ट कॉमन बॉडी फॉसिल्स जो होते हैं वो हार्ड पार्ट से बनते हैं, जैसे बोन हो गए, क्लॉज हो गए, टीथ हो गए, इनसे बन जाते हैं, राइट। और कभी कभी सॉफ्टर बॉडी टिश्यू के भी फॉसिल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं रहते, उनमें मिनरल एक्सचेंज हो चुका होता है। नाउ बोन्स के भी फॉसिल बड़े कॉमन हैं। अब ये जो बोन के फॉसिल हैं ये काफी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मिलते हैं। सॉफ्ट बॉडी पार्ट के फॉसिल रेयर हैं, बोन फॉसिल ज्यादा चांसेस है ना। इनमें ट्रिमेंडस नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ डायनासोर हैज बीन फाउंड। कब से लेके 1818 से ये खोज जारी है। 1818 से लेकर के अब तक बहुत से डायनासोर्स की प्रजातियों के बारे में पता चल चुका है। फर्स्ट डायनासोर का जो फॉसिल है वो 1818 में डिस्कवर हुआ था। अब जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई फॉसिल के बारे में किसने जानकारी दी, तो बच्चों ध्यान दीजिए, फॉसिल के बारे में बहुत पहले से हमें पता था। यानी कि लियोनार्डो दा विंची टाइप के जो महान दार्शनिक थे उन्होंने भी फॉसिल का जिक्र किया, एरिस्टोटल ने भी फॉसिल का जिक्र किया, राइट। सो जब फर्स्ट डायनासोर बोन डिस्कवर हुआ था 1818 में, उसके बाद से बहुत सी प्रजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है हमें। एक कंप्लीट स्केलेटन मिला था हेड्रोसोरस फॉकी का, हेड्रोसोरस फॉल्की, ये रहा हेड्रोसोरस फॉल्की, 1858 में न्यू जर्सी यूएसए में पाया गया था। पूरा का पूरा कंप्लीट स्केलेटन था। ये देखो निकाल रहे हैं स्केलेटन को, मिट्टी धीमे धीमे हटा करके वो स्केलेटन को वहां से निकाल लेते हैं। दांतों की बात कर लेते हैं, क्लॉज की बात कर लेते हैं। देखो पत्थर के अंदर से मिला है, मिट्टी के अंदर खुदाई में इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है, पूरा पथरीला। तो कई बार टूटे हुए दांतों के टुकड़े कार्निवोर जो होते हैं उनके मिल जाते हैं दूसरे डायनासोर के बोन्स में। उनके खुद के बोन तो चले टीथ मिल ही जाएंगे उनकी बॉडी में, लेकिन दूसरे डायनासोर की बॉडी में किसी कार्निवोर का दांत जो टूट गया है वो मिल चुका है। और वो ज्यादातर किसकी बॉडीज में मिले हैं? हार्बीवोर्स की बॉडी में मिले हैं। जो ग्रास ईटिंग थे, हार्बीवोर थे, उनकी बॉडी में कार्निवोर के दांतों के टूटे हुए टुकड़े पाए गए हैं। और बहुत सारे फॉसिलाइज दांत पाए गए हैं, और वो सारे के सारे जो ज्यादातर दांत थे एल्बर्टोसॉरस एंड इगुआनोडॉन के थे। एल्बर्टोसॉरस एंड इगुआनोडॉन, इनके नाम भी हैं अजीब अजीब, सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एग, एम्ब्रियो और नेस्ट। एग्स के भी फॉसिल मिलते हैं। फॉसिलाइज डायनासोर एग फ्रांस में मिले थे 1869 के करीब। 18 इससे रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। Many fossilized eggs are found for more than 200 साइट में पाए गए हैं। कभी कभी ये बहुत ज्यादा प्रिजर्व रहते हैं। एम्ब्रियोज भी प्रिजर्व हैं, किसी किसी एग में हैच नहीं हो पाया, उसके अंदर एम्ब्रियो भी प्रिजर्व हो गया, रॉक बन चुका है, लेकिन उसको एम्ब्रियो को ढूंढा जा सकता है। बच्चों ऐसा ही एक साइट जहां पर डायनासोर के एग मिले हैं हमारी कंट्री में गुजरात राज्य में पाए गए हैं। बहुत से एग पाए गए। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, रियल स्टोरी है कि एक गांव में इस तरह के डायनासोर के एग मिले, पत्थर जैसे हैं, राउंड राउंड। तो वहां के लोगों को लगा कि ये पुराने जमाने का कोई जो है भगवान की मूर्तियां आपने देखी होंगी मंदिरों में, पत्थर को भी रख दिया जाता है, कई बार आकार नहीं बनाया गया, राउंड राउंड होते हैं, तो उनको भी, उनकी भी पूजा करी जाती है। तो ऐसे ही पत्थर गांव वालों ने उठा करके मंदिर में रख दिए। खूब सारे पत्थर थे, मतलब 50-60 पत्थर इस तरह के मिले, उन्होंने मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। घूमते घामते कभी एक बार एक कोई फॉरेनर आया, उसने देखा, उसको कुछ आइडिया था फॉसिल्स के बारे में, वो फॉसिल्स को कलेक्ट करता था, उसको पूरा आइडिया था। उसने क्या किया, पंडित जी से कहा कि ये एक पत्थर मुझे दे दीजिए, क्योंकि फॉरेनर्स उनका मतलब वो इस तरह की आस्था नहीं रखते, हमारी कंट्री का बिलीफ सिस्टम दूसरा है, उनका दूसरा है। उन्होंने पंडित जी से कहा एक पत्थर दे दीजिए। पंडित जी ने कहा ऐसे कैसे दे दें, भाई भगवान है। तो अब बच्चे, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, थोड़ा सा एक चीज कई बार ये देखने में आया है कि पैसों के लिए लोग कई बार जो है अपने वसूलों से समझौता कर लेते हैं। तो यही हुआ उस मंदिर में, वसूलों से हो गया समझौता, 5000 में भगवान बिक गए। एक पत्थर 5000 में चला गया। वो फॉरेनर लेकर के चला गया अपने साथ। अच्छा, वो 3 महीने बाद फिर लौटा, फिर गया पंडित जी के पास, कहता पंडित जी एक और दे दीजिए हमें। पंडित जी ने कहा नहीं भाई, भगवान तो नहीं दिए जा सकते। कहता 5000 रुपए में आपने पिछली बार दिया था, दे दीजिए, 5000 दे दूंगा। कहते ना, 5000 में नहीं देंगे आपको, इसका मतलब है आप इसको कुछ स्पेशल यूटिलाइजेशन करने जा रहे हो, 5000 में नहीं देंगे। बात होने लगी, रेट तय होने लगा, 15000 में पंडित जी
मान गए 15,000 में, मतलब 15,000 पंडित जी को लगा भगवान की रेट ठीक है, भगवान की कीमत ठीक ठीक लग गई है। 15,000 में उस इंसान ने, उस फॉरेनर ने 3 अंडे खरीद लिए, 45,000 रुपए दे दिए और चला गया। 6 महीने के बाद बच्चों वो फिर आता है और कहता है मुझे और सारे दे दीजिए। तो अब पंडित जी पिछले वाले रेट में तो मानने से रहे। हालांकि वो बात फैल गई और गांव के लोग आ गए, मुखिया आ गए, ये बात पहुंची प्रशासन तक और वहां से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग आए। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, उस फॉरेनर को भी पकड़ा कि आप ये क्या कर रहे हो, और गांव वालों को समझाया ये करोड़ों की संपत्ति है, ये 5,000 और 10,000 की कीमत वाली चीज नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑकरेंस है, हमारी कंट्री में मिले। गांव वाले खुश कि हम तो करोड़पति बन गए। लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वो सारे के सारे पत्थर जो थे डायनासोर के एग थे वो अपने कब्जे में कर लिए, क्योंकि वो देश की धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, कीमत चाहे जो हो उसको बांटा नहीं जा सकता। तो ये थी एक कहानी। इसी तरह की कुछ और कहानियां भी हैं डायनासोर के एग से। एक और रियल स्टोरी है, दीज आर नॉट कहानियां नहीं है, ये रियल स्टोरी है। एक लेडी थी, उसने अपना ढाबा चलाती थी वो, और वो मसाला जो बांटती थी, तो घर में हर सबके यहाँ मिक्सी वगैरह नहीं होती है, मतलब रूरल एरियाज में, तो वो कहीं से एक पत्थर ले आई, उस पत्थर से मसाला जो है कूटती थी। अब उसके खाने का, उसकी करी का टेस्ट इतना ज्यादा फेमस था कि उनके ढाबे में सारे लोग जाना चाहते थे, सब वहीं पर जाकर के खाना खाना चाहते थे कि भाई इसके यहाँ मसाले का टेस्ट ही अलग है। बाद में पता चला कि वो जिस पत्थर से मसाला गूंथती थी, कभी कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से टीम आई थी, उनको पता चला कि ऐसा कुछ है, तो वो वहां रुके थे खाना खाने। तो बातों बातों में ये जिक्र हुआ कि अनोखा क्या है। तो जब पता चला कि अनोखा क्या है, तो पाया गया कि उसके पास एक पत्थर, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा ये तो डायनासोर का एग है जिससे आप मसाला कूट रहे हैं। जब डायनासोर के एग से मसाला कूटा जाता था तो कहते हैं उसका बारीक बुरादा, क्योंकि पत्थर ही तो है, वो घिस के मसाले में मिक्स हो जाता था। तो डायनासोर का जो अमीनो एसिड है वो किस जमाने का है, वो जब सब्जी में मिल जाता था तो उस सब्जी का टेस्ट अनोखा हो जाता था, जिससे इतने सारे लोग उनकी सब्जी के कायल थे, उनकी जो करी बनती थी उसके लिए बड़े सारे कायल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें देख लीजिए, एग किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कलर बिल्कुल डिफरेंट है। सो एम्ब्रियोज ऑल्सो शेड लाइट ऑन डायनासोर डेवलपमेंट, किस तरह से डायनासोर का डेवलपमेंट हुआ, कितने टाइम में एग हैच करता था। और बच्चों खास बात तो यह है कि एक 3 साल के बच्चे ने डायनासोर का एग ढूंढ दिया था खेलते खेलते। 3-year-old चाइल्ड डिस्कवर्ड अ डायनासोर एग। बड़ी अनोखी बात है कि 3 साल के बच्चे ने डायनासोर के अंडे को ढूंढ लिया। उसको ये नहीं पता था अंडा है, वो खेल रहा था, तो उसके घर वालों को दिखा, बेटा ये कहां से मिला आपको, उसने बताया कि मैं यहां से लेकर के आया। जब वहां सर्वेक्षण हुआ, पता चला, तो पाया गया कि भाई वहां तो डायनासोर ब्रीडिंग साइट है। खास बात यह कि इनकी ब्रीडिंग साइट्स होती थी, एक एक जगह में आपको हजारों मिल जाएंगे अवशेष, और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी कंट्री में डायनासोर घूमते थे, इसके अवशेष बहुत सारे हैं। स्किन की बात कर लेते हैं, डायनासोर की स्किन का फॉसिल, बम्पी स्किन होती है ना डायनासोर की, थोड़ी सी उभार युक्त स्किन होती है। 12 साल की एक लड़की ने ढूंढ लिया था ये चीज। वो भेड़ चराने जाती थी, और जहां पर भेड़ चढ़ाती थी वहां पहाड़ थे, छोटे छोटी पहाड़ियां थी, वो वहीं बैठकर ध्यान से देखा करती थी। उसको वहां पर कुछ ऐसा अनोखा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उसके मन में अचानक ये आया कि हो ना हो ये कोई डायनासोर है इस पहाड़ी के अंदर छिपा हुआ। उस बात को जब आगे महकमे तक पहुंचाया गया, प्रशासन तक पहुंचाया गया, ये यूरोप की बात है, इंग्लैंड की बात है, तो 12 साल की लड़की ने टी रेक्स का डायनासोर ढूंढ दिया था, बम्पी स्प्रिंग होने की वजह से। तो बाद में कंफर्म हो गया कि लाइटली पेबल्ड स्किन होती है, पेबल्ड यानी कि जैसे पत्थर पत्थर चिपका दिए गए हों, इस तरह की स्किन पाई जाती है कई डायनासोर्स की। और बात करते हैं, मसल्स मिल जाते हैं, टेंडन्स मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं, ब्लड वेसल्स मिले हैं। ये बड़े रेयर है, ये बहुत रेयर है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादातर डिके हो जाते हैं, लेकिन ये भी मिले हैं। ठीक है, एक थीरोपॉड फॉसिल मिला है, स्काइपियोनिक्स, जिसमें इंप्रेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल प्रिजर्व थे। इंप्रेशन ही था, सॉफ्ट टिश्यू तो नहीं है ना, मसल टेंडन रिप्लेस हो चुके हैं मिनरल से, लेकिन निशान दिख गया कि ये जा रही है, इसके ब्लड वेसल ऐसे जा रहे हैं, रक्त कोशिकाएं, आर्टरीज एंड वेन्स वो भी दिखाई दे गए। अनोखी बात है। अच्छा, कई बार ममीज के रूप में भी पाए जाते हैं। एक्चुअली ये रियल ममीज नहीं है, क्योंकि ममीज का जो टाइम स्पैन है 3,000-4,000 साल पहले जो इजिप्ट में लोग ममीफिकेशन करते थे,
ममीज को रखते थे, वो ममीज के तरह के डायनासोर पाए गए हैं, डायनासोर स्किन और अदर फीचर। रियल ममीज नहीं है क्योंकि एक्चुअल एनिमल टिश्यू नहीं बचा रहता, राइट। लेकिन ये ममीज के तरह ही दिखते हैं। ये देख लीजिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं डायनासोर का, ये पूरी की पूरी स्किन है उसकी, पूरा फैला हुआ डायनासोर दिख रहा है। हालांकि इसका बॉडी का हर एक पार्ट यानी कि पत्थर में तब्दील हो चुका है, फॉसिलाइज्ड हो चुका है। समझ में आ रही बात? सो ममीज के सरीखे दिखते हैं, लेकिन ममीज में क्या होता है, एक्चुअल बॉडी पार्ट। जैसे इजिप्शियन फराउस की ममीज मैंने भी देखी है म्यूजियम में, उसमें रियल बोन्स दिखते हैं, रियल स्किन दिख जाती है। लेकिन ये चूंकि इतने पहले के हैं कि उनके अंदर सारा का सारा मिनरल रिप्लेसमेंट हो चुका है। नाउ ट्रेस फॉसिल्स, आइकोनो फॉसिल्स भी कहते हैं, इक्नो फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स, ये मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे, डायनासोर के बिहेवियर का रिकॉर्ड करते थे, और कई तरह के ट्रेस फॉसिल हैं, कई तरह के ट्रेस फॉसिल मिले। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसा अनोखा ट्रेस फॉसिल, लैक ऑफ ट्रेस फॉसिल कैन यील्ड इंफॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ट्रेस नहीं मिला, उसने भी जानकारी दे दी। जैसे पूंछ नहीं मिली डायनासोर की पूंछ का कोई ट्रेल ज्यादातर नहीं मिला, इससे ये आइडिया लग गया कि ये अपनी टेल को सीधा रखते हैं, ड्रैग नहीं करते। पहले ये माना जाता था कि इनकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि वो जमीन पे घिसटते हुए चलती है, लेकिन बाद में पता चला कि पूंछ का तो कोई ट्रेल ही नहीं है। इनके मूवमेंट में पैरों के निशान तो हैं, लेकिन टेल का कोई इंप्रेशन कहीं नहीं मिला। तो टेल अगर घिसट के चल रही होती, कहीं ना कहीं तो निशान छोड़ता वो, कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूंछ उठा करके चलते थे। तो देख लीजिए किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से पता चल गया इनके बिहेवियर। अच्छा, पैर भी अगर पूंछ पीछे ड्रैग करती तो पैर कुछ ऐसे पड़ते, लेकिन पैर ऐसे पड़ते थे, और इंप्रेशन इस तरह से होता था। जितनी ज्यादा प्रेशर से इंप्रेशन पड़ता था, कितनी इनकी ऊंची जंप थी, ये भी पता लगा लिया जाता था। बॉडी का साइज, क्योंकि एक हल्का इंसान पैर रखेगा कीचड़ में तो जिस स्पीड से धसेगा जैसा इंप्रेशन देगा, एक भारी इंसान कीचड़ पे पैर रखेगा, फर्क होगा इंप्रेशन में। तो साइंस इतनी महान है कि एक एक चीज को ढूंढ लिया जाता है। ट्रैकवेज, सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, जो पैरों के निशान मिले, डायनासोर ट्रैक्स मिले हैं, बहुत से डायनासोर के ट्रैक मिले हैं, मड में या फाइन सैंड में, मिट्टी में, गीली मिट्टी में या बारीक सैंड में देखे गए हैं। 1500 से ज्यादा साइटों में पाए गए हैं। इनमें से कई हैं कोल माइंस, क्वेरीज, जहां से पत्थर निकाले जाते हैं। क्वेरीज समझते हैं ना, जहां पर पत्थरों की कटाई होती है, पत्थर हमारे घरों में यूज होते हैं। कोल माइन, कोयले की खदानों में, नदी के किनारे, रिवर बेड, नदी के बीच में, डेजर्ट, माउंटेन, इस ऐसे ऐसे 1500 से अधिक साइट हैं जहां पर ये देखे गए। नाउ अब ये जो हैं ये फॉसिल्स हैं, क्योंकि ये हर एक डायनासोर के ट्रैक के बारे में बताते हैं कि कौन सा डायनासोर कहां जाता था, है ना। इसमें कोई बोन नहीं है, इसमें कोई बोन नहीं होता, सिर्फ निशान मिल जाते हैं, ट्रैक्स। ये देख लीजिए पैरों के निशान, पत्थर के ऊपर निशान बना हुआ। कहते हैं ना, पत्थर में अगर कोई निशान पड़ जाए तो वो निशान जल्दी मिटता नहीं है। समझ में आई बात? कोई स्केलेटन नहीं है यहां पर, सिर्फ इंप्रेशन की वजह से इनकी वैल्यू है। फॉसिल फुटप्रिंट्स ने कई सारी इंफॉर्मेशन हमें दी। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी फॉसिल फुटप्रिंट ने? बच्चों, स्पीड के बारे में हमें पता चला, इनकी स्पीड के बारे में पता चला, किस स्पीड से दौड़ते थे। लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, इनके कदम कितने दूर दूर तक ये रखते थे, और ये दो पैरों से चलते थे या और पैर थे। तो ज्यादातर तो दो पैरों से ही चलते थे, कुछ 4 लेग वाले भी थे, तो 2 लेग से भी चलने वाले थे, 4 लेग से भी चलने वाले थे, अलग अलग पता चला। अब देख लीजिए बच्चे, वही फुट इंप्रेशन है यहाँ पर, उस फुट इंप्रेशन के आसपास की जो मुलायम एरिया था, यानी कि सैंड था या अलग से एक्स्ट्रा पार्ट था, वो निकाल दिया गया। अब देख लीजिए इसका पैर कितना बड़ा था। ये एक इंसान, ये रिसर्चर है, यहाँ पर लेटे हुए हैं, आपको समझ में आ गया कि जितना बड़ा एक इंसान होता है 5 साढ़े 5 फीट का, उतना बड़ा तो उसका एक कदम होता था। तो अब आप सोच ही सकते हैं बाकी शरीर कितना बड़ा रहा होगा। यानी कि बड़ी साधारणता से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ट्रैकवेज और यानी कि सेट ऑफ फुटप्रिंट भी मिले हैं इनके। बोन स्ट्रक्चर ऑफ द फुट पता चल जाता है, किस तरह का हड्डियों का स्ट्रक्चर होता था, क्योंकि बोन का जो स्ट्रक्चर होगा उसी से पैरों का डिजाइन बनेगा। हमारे भी जो टार्सल बोन्स हैं, जो भी बोन्स हैं फुट के, जो निशान में सोल के ऊपर आते हैं, उससे पूरा का पूरा हमें आइडिया लग जाता है पैर किस तरह से बना हुआ। इनके बारे में भी पता चला। इसके अलावा स्टॉकिंग बिहेवियर, स्टॉकिंग बिहेवियर का मतलब है ये किस तरह से जानवरों का शिकार करते थे। एक ही डायनासोर के पैरों के निशान, एक बार इधर गया
फिर एक बार इधर आया, फिर एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, फिर एक बार इधर गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बड़ी शातिरता से ये हर्बीवोर का शिकार भी करते थे, लुक छिप कर शिकार करते थे, कई सारे लुका छिपी करते थे, ये छिप जाते थे और एकदम से उनके ऊपर हमला कर देते थे। जो फीचर आज के हम मैमल्स में देखते हैं, टाइगर्स वगैरह जो हैं, लेपर्ड वगैरह हैं, किस तरह से बड़ी शातिरता से करते हैं शिकार, उसी तरह से ये भी घात लगा करके शिकार करते थे। और उस शिकार का स्टॉकिंग बिहेवियर, यानी कि ये पीछा करते थे, हर्बीवोर का पीछा करते थे और उसके बाद में उसका शिकार किया करते थे। ये बिहेवियर के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा हमें फुटप्रिंट से, ट्रैकवेज से क्या पता चला? डायनासोर के झुंड कैसे घूमते थे, स्टैम्पीड, एक दूसरे के ऊपर यानी कि कुचल के मर जाते थे कई डायनासोर। कई बार हुआ है, ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं कि स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ मची डायनासोर्स के बीच में और कुछ डायनासोर एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए, उनके निशान पाए गए। ठीक है, इसके बाद हाउ द टेल इज कैरी, टेल किस तरह से कैरी होती है ये भी पता चल गया, क्योंकि कुछ ट्रेल मिले हैं, कुछ ट्रेल मिले हैं, यानी कि कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनकी पूंछ जमीन में घिसटती थी और ज्यादातर के पूंछें ऊपर थी। अच्छा, अगर कोई भी पूंछ का ट्रैक नहीं मिला होता, इसका मतलब ये होता कि पूंछ होती ही नहीं थी। लेकिन कुछ ट्रेल मिले हैं टेल के, लेकिन सारे की सारे डायनासोर की प्रजाति के टेलों के निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब है प्रोबेबली हेल्ड अबव द ग्राउंड, चांसेस हैं कि टेल जो है ग्राउंड के ऊपर रही होगी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि वैज्ञानिक तो थे नहीं उस टाइम देखने के लिए, और वो अनुमान कई मामलों में खरा उतरता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं। नाउ unfortunately, linking a set of trait with particular species is often virtually impossible. एक पर्टिकुलर प्रजाति का डायनासोर कहाँ गया, कहाँ कहाँ घूमा, जैसे आजकल रेडियो कॉलर लगा देते हैं हम टाइगर्स के गले में, तो टाइगर की हर एक्टिविटी को हम मूवमेंट को हम नोट कर लेते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं था, हर एक मूवमेंट को हम नोट नहीं कर पाते। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू नोट एवरी मोमेंट, है ना। एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के हर एक मूवमेंट को नोटिस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ट्रैकवेज से कई चीजें पता भी चली और कई चीजों के बारे में पता नहीं चला, है ना। ना प्लांट ईटिंग डायनासोर्स थे, मीट ईटिंग डायनासोर्स भी थे, लेकिन फुटप्रिंट जो मिले हैं वो ज्यादातर मीट ईटर्स के मिले हैं, यानी कि प्लांट ईटिंग डायनासोर सौरोपॉड एंड ऑर्निथोपॉड्स ज्यादा होते थे। ऑर्निथोपॉड्स, अब आप सुन लीजिए, ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी है। आज के जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो डायनासोर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, चाहे वो चिकन हो चाहे कोई भी बर्ड हो, तो डायनासोर के ही वंशज हैं। जैसे हमारे पूर्वज एप्स थे, ग्रेट एप्स, तो इसी तरह से जो चिकन वगैरह हैं उनके वंशज डायनासोर ही थे, पुराने डायनासोर। तो डायनासोर जो प्लांट ईटिंग थे वो ज्यादा थे मीट ईटिंग डायनासोर की कंपैरिजन, लेकिन फुटप्रिंट ज्यादातर मीट ईटर के मिले हैं। आप समझ ही गए क्यों फुटप्रिंट मिले, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा दौड़ना पड़ता था, उन्हीं को स्टॉकिंग करना पड़ता था, उन्हीं को उसका पीछा करना पड़ता था, शिकार के लिए भ्रमण करना पड़ता था। तो जो ज्यादा घूमेगा उसी के फुटप्रिंट ज्यादा मिलेंगे, जाहिर सी बात है, और जो कम घूमेगा उसके फुटप्रिंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। तो इस तरह से इनके बारे में, बिहेवियर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिली। Now, meat eaters walked in muddy areas more frequently than the plant eater. ये कीचड़ वाली जगहों पर कई बार पहुंच जाते थे दूसरे जीवों को खाने के लिए, दूसरे प्लांट ईटर डायनासोर्स को पकड़ने के लिए, खाने के लिए कीचड़ वाले इलाकों में भी घूमा करते थे। तो मीट ईटिंग वाले जो मडी एरियाज में घूमते थे, जिसकी वजह से इनके पैरों के निशान मडी एरियाज में ज्यादा मिले। और जो हर्बीवोर थे उनको कीचड़ में क्या है, किसी को पकड़ने तो जाना नहीं, जहां पेड़ है वहीं खाएंगे, बड़े बड़े पेड़ होते थे, जिम्नोस्पर्म वगैरह होते थे, टेरिडोफाइटिस, जिम्नोस्पर्म, उन्हीं टेरिडोफाइटिस और जिम्नोस्पर्म्स को खाने में इनका टाइम बीतता था, तो उनको टाइम ही नहीं मिला फुटप्रिंट कराने की। जैसे आप एक बात करते हैं, हम लोग, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और फोटोग्राफी होती, फोटोग्राफी की जाती है ना, फोटोग्राफर बुलाए जाते हैं, कुछ लोगों की फोटो तो पता लगा 80% फोटो में उनकी शक्ल झलक रही है, और कुछ लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, यानी कि कुछ ज्यादा शौकीन होते हैं फोटो खिंचवाने के, तो वो आगे आगे रहते हैं, और जो फोटो खिंचवाने के शौकीन नहीं है वो दिखते ही नहीं है। तो सेम आप समझ सकते हैं कि इसी तरह का कुछ सीन इनका भी था। मीट ईटर जो है मडी एरियाज में ज्यादा, कीचड़ वाले इलाकों में ज्यादा घूमते थे, क्योंकि इनको तो दूसरे का शिकार करना है, तो ये छुप करके भी जाते थे, कीचड़ वाले इलाके से भी जाते थे, और कीचड़ में ही इंप्रेशन बनते हैं। टूथ मार्क्स, टूथ मार्क, एक डायनासोर के दांतों के निशान दूसरे डायनासोर के दांत हड्डियों में मिले। टूथ मार्क जनरली अपीयर इन बोन्स,
यानी कि किसी डायनासोर ने किसी दूसरे डायनासोर का शिकार किया, उसको खा गया, तो जब उसको जबड़े से उसने पकड़ा होगा तो उसकी हड्डियों में निशान बने कि नहीं बने? वही हड्डियों के निशान टूथ मार्क के नाम से जाने जाते हैं। और उन हड्डियों के निशान को, हड्डियों पर जो दांतों के निशान है, उससे जानकारी हो जाती कि दूसरे जानवर के दांत कितने मजबूत थे, कितना गहरा निशान है, तो कितने फोर्स के साथ वो बाइट करता था, ये भी पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं गिजर्ड रॉक्स, जो हमने बर्ड के बारे में बताया आपको, गिजर्ड रॉक्स के बारे में बताया। तो डायनासोर्स की एक आदत थी, ये पत्थर गटक जाते थे, जैसे कि आज के मॉडर्न बर्ड भी करते हैं। मॉडर्न बर्ड ऑल्सो डू दिस। ये एक बड़ा भारी जो है इंडिकेशन है कि आज की बर्ड डायनासोर के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो कई डायनासोर पत्थर गटक जाया करते थे ताकि उनके खाने की जो है ग्राइंडिंग अच्छे से हो जाए। दीज स्टोन्स आर कॉल्ड गैस्ट्रोलिथ। इनको गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टमक। लिथोस्फियर मिट्टी, लिथ पत्थर, गैस्ट्रोलिथ स्टमक स्टोन। तो ये जो स्टमक स्टोन है, इनको पाया गया फॉसिल्स के फॉर्म में। स्मूथ होते हैं, पॉलिश्ड जैसे दिखते हैं, राउंडेड होते हैं, और इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। रिवर रॉक्स के साथ कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? रिवर के रॉक ज्यादातर स्फेरिकल होते हैं या एक फिक्स्ड शेप के होते हैं। इनके शेप आप देखिए, ये जो पत्थर है उनके पेट में थे, काफी वक्त तक रहे। इन्होंने स्टमक में जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्प करा। इस वजह से इनमें देखो निशान कैसे कैसे पड़े, ये देख लीजिए, अलग अलग डिजाइन के हो गए, अलग अलग डिजाइन हो गए। रिवर के जो पत्थर होते हैं ज्यादातर राउंड होते हैं, क्योंकि रिवर में कैसा मैकेनिज्म, पत्थर राउंड 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 घूमते हैं। ऊपर से जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो पत्थर क्या होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना, लुढ़कते 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 नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे पत्थर जो हैं ज्यादा शेप वाले हो जाते हैं, ये अलग शेप के। अच्छा, एक और बड़ी बात, ये नदी में नहीं मिले। अगर ये नदी में मिले होते तो चलिए एक बार फिर भी सोचा जाता कि ये किसी नदी के ही पत्थर हैं। ये मिले हैं जहां पर नदियां नहीं है, ये ऐसी जगहों पर मिले हैं जहां पर डायनासोर्स हैं, और डायनासोर्स जहां पर उनके हड्डियां हैं वहीं पर इस तरह के पत्थर मिले, क्योंकि उनका पेट का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज हो गया, डिग्रेड हो गया, पत्थर वहीं रह गए। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार। धरती हमारी बहुत बड़ी है बच्चों, इतनी छोटी भी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉसिल फॉर्मेशन एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेस है। फॉसिल इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनते हैं, ये बहुत रेयर इवेंट होता है फॉसिलाइजेशन या फॉसिल फॉर्मेशन, राइट। अब कुछ बच्चे आयुषी, प्राची, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये इवोल्यूशन में है? इवोल्यूशन में है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है सारी की सारी चीज। इवोल्यूशन में हम फॉसिल का जिक्र करते हैं कि फॉसिल से हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, लेकिन इतना ज्यादा हम डिटेल में उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप नीट देने जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी आप आगे भी इंफॉर्मेशन बची हुई है इससे रिलेटेड। कॉप्रोलाइट्स, कॉप्रोलाइट। अब ये क्या होता है कॉप्रोलाइट? कॉप्रोलाइट का मतलब होता है एनिमल एक्सक्रीटा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में जरूर ऑब्जर्व किया होगा, बकरी का एक्सक्रीटा देखा है ना आप सबने, पेड़ों में कई बार डाल दिया जाता है बकरी का एक्सक्रीटा। अच्छा, बकरी का एक्सक्रीटा ब्लैक कलर का होता है, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। हॉर्स का एक्सक्रीटा देखा है क्या? हॉर्स का एक्सक्रीटा सबने देखा होगा। अब चलिए मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं हॉर्स के एक्सक्रीटा के बारे में, शायद उसके बाद आप कुछ चीज खाना ही छोड़ देंगे। घोड़े का जो एक्सक्रीटा होता है बच्चे, जब वो ड्राई हो जाता है और अगर उसको आप पाउडर कर दीजिए, उसका कलर धनिया पाउडर के जैसा ही होता है। जैसा धनिया, कोरिएंडर पाउडर खाते हैं ना हम, हमारे मसालों में पड़ता है धनिया पाउडर। तो घोड़े की जो लीद कहते हैं उसको, वो जो घोड़े का एक्सक्रीटा होता है, हमारी कंट्री में कई जगहों पर उसको सुखा करके, पीस करके सस्ते ग्रेड के धनिया पाउडर में मिला देते हैं, और वो मार्केट में आ जाता है एज एन एडल्टुरेंट, और उस एडल्टुरेंट वाले धनिया पाउडर को हम खा लेते हैं। कैसी कैसी चीजें हैं। चलिए इस पे थोड़ा सा और तवज्जो डालता हूं आपको समझाने के लिए। कॉप्रोलाइट यानी कि फीकल मैटर जो होता है एनिमल का, उसको देख करके आइडिया। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, मैं कुछ बता रहा हूं, देखिए अगर कनेक्ट हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर कनेक्ट कर पाए अपनी लाइफ के साथ, आपने बकरी का एक्सक्रीटा देखा होगा, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। आपने घोड़े का एक्सक्रीटा देखा होगा, आपने काऊ का एक्सक्रीटा देखा होगा, काऊ डंग जिसको कहते हैं। आपने भैंस का एक्सक्रीटा देखा होगा, आपने पिग का एक्सक्रीटा देखा होगा। आपने एलिफेंट का एक्सक्रीटा शायद नहीं देखा हो, लेकिन जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है, भाई खाता ही इतना है।
अच्छा मैं एक और बताऊं एक्सक्रीटा, शायद आप कनेक्ट कर पाए। छिपकली का देखा है आपने एक्सक्रीटा? छिपकली का एक्सक्रीटा ब्लैक कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का डॉट होता है उस पे, वो छिपकली का है। इसी तरह से फॉक्स का एक्सक्रीटा ऐसा लगता है जैसे रस्सी को मरोड़ दिया गया हो, रस्सी को मरोड़ दिया गया हो, ऐसा दिखता है फॉक्स का एक्सक्रीटा। फॉक्स का एक्सक्रीटा मैंने बचपन में देखा हुआ है फील्ड में, मैं तो डर ही गया ये किसका एक्सक्रीटा है। बाद में पता चला कि फॉक्स का एक्सक्रीटा। जो एक्सपर्ट थे, मतलब मैं ऐसे ऐसे एक्सपर्ट के संपर्क में हमेशा से रहा हूं, जो बता दिया करते थे देख करके ये किस चीज का एक्सक्रीटा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात आपको रिसर्च करने के लिए दे देता हूं। एक एनिमल ऐसा भी है जिसका एक्सक्रीटा क्यूबिकल होता है, आइस क्यूब के जैसा। जैसे क्यूबिकल होती हैं आइस क्यूब्स, वैसा एक्सक्रीटा होता है। मर्सुपियल है, वॉम्बैट कहते हैं। साइंटिस्ट परेशान थे कि एक्सक्रीटा क्यूब कैसे हो गया, क्योंकि एक्सक्रीटा जब बॉडी से रिलीज होता है सॉफ्ट होता है, और जब लार्ज इंटेस्टाइन के एनस से निकलता है तो एनस का जो माउथ है वो राउंड होता है। हम सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है बताने। एनस का माउथ तो राउंड होता है। हिमांशु, यू आर डॉग लवर, ग्रेट। तो एनस का माउथ जो है वो राउंड होता है, तो राउंड ही होना चाहिए। अब ये क्यूबिकल कैसे बन गया, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, 15 से 20 साल लगे। रिसर्च का रिजल्ट भी आ गया, मैं बता देता हूँ वो कैसे क्यूबिकल हुआ। हुआ कुछ यूं कि उसकी जो मसल्स होती हैं, एनल एरिया की जो मसल्स हैं, एनस तो ऐसे ही होगा ना, देख लीजिए ऐसा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे करके राउंड होगा ना एनस। तो एनल एरिया में जो मसल्स थी, उसकी मसल्स में कॉर्नर पे मसल्स में थोड़ी सी वीकनिंग थी, यानी कि जो कॉर्नर की मसल थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। अब कमजोर का मतलब क्या हो गया, ये कॉर्नर की मसल कमजोर है, यहाँ की मसल कमजोर है, यहाँ की मसल कमजोर है, और यहाँ की मसल कमजोर है। इसका मतलब है जब वो एक्सक्रीट कर रहा है तो बल्जिंग हो जाता था इन कमजोर इलाकों पर। अंदर का जो फीकल मैटर है, मैं जरा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अंदर का जो फीकल मैटर है जब वो रिलीज हो रहा था तो ये एरियाज चूंकि वीक थे, यहां पर प्रेशर पड़ता था और ऐसे कॉर्नर पे आ जाता था, इस तरह से कॉर्नर का आ जाता था, ऐसे डिजाइन बन जाती थी। हो गया ना क्यूबिकल, समझ में आ गया सबको जी क्यूबिकल कैसे हुआ? क्योंकि ये वीकनेस है इन इलाकों में, यहाँ की मसल्स वीक। आपने देखा होगा ना साइकिल में जो ट्यूब होता है, जब टायर कहीं कमजोर हो जाता है तो ट्यूब बल्ज आउट कर जाता है, वो स्वेलिंग सा निकल आता है। वेरिकोज वेन्स में भी यही होता है, हमारे पैरों में कई बार वेरिकोज वेन्स की शिकायत होती है किसी किसी को। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस एक्सक्रीटा के साथ, ये वोम्बैट का एक्सक्रीटा है, वोम्बैट मर्सुपियल। मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि यहां पर अदरवाइज आपको क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा। वोम्बैट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, हाँ इसके एक्सक्रीटा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वोम्बैट, अब फॉरेन में ये चीज इतनी पसंद की जाती है कि बच्चों कई चॉकलेट के ब्रांड आते हैं जिनका नाम है वोम्बैट पू। वोम्बैट पू के नाम से चॉकलेट ब्रांड्स फॉरेन के मार्केट में चलते हैं और लोग बड़ा टेस्ट लेके खाते हैं, हालांकि उसमें चॉकलेट होता है, पू नहीं होता। एनीवे, तो कॉप्रोलाइट्स, डायनासोर्स के भी जो एक्सक्रीटा मिला, ये देख लीजिए एक्सक्रीटा, तो डायनासोर के एक्सक्रीटा से भी आइडिया लगा लिया गया कि खाता क्या था और कितना खाता था। तो जितना खाएगा उसी हिसाब से जाहिर सी बात है एक्सक्रीटा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉप्रोलाइट्स 40 सेंटीमीटर, 16 इंच डायमीटर के कॉप्रोलाइट। 16 इंच छोटा होता है, 12 इंच का स्केल होता है, 16 इंच के डायमीटर के कॉप्रोलाइट्स पाए गए हैं। साउरोपॉड का है प्रोबेबली ज्यादातर, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता था। अच्छा, थीरोपॉड कॉप्रोलाइट भी पाए गए हैं। सस्कैचुअन एक स्टेट है कनाडा में, सस्कैचुअन। सस्कैचुअन में इंडिया से बहुत लोग इमिग्रेट करके जाते हैं, है ना, वन ऑफ द क्वाइट फेमस डेस्टिनेशन इन चाइना, ओ चाइना कह रहा हूं, कनाडा, सस्कैचुअन कनाडा। ठीक है, यहां पर जो ओनली मीट ईटर था वो था उस वक्त टाइरैनोसोरस रेक्स, जिसको टी रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके कॉप्रोलाइट 40 सेंटीमीटर, 16 इंच के डायमीटर वाले थे। डायमीटर की बात हो रही है, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो गया, अब आप समझ ही गए होंगे बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, सॉफ्ट एरिया में, मडी एरिया में फंस गए और वहीं पर वो फॉसिलाइज्ड हो गए, फॉसिल फॉर्मेशन हो गया। डायनासोर बरोज एंड नेस्ट भी रिवील करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। अब डायनासोर बरोज के अंदर तो रहता नहीं है, लेकिन वो अपना नेस्ट जो बनाता था, मिट्टी में थोड़ा सा खुदाई करके वहां पर नेस्ट बनाया करते थे, थोड़े से डेप्थ में नेस्ट बनाते थे। ये देख लीजिए, ये एग्स वगैरह हैं, बोन्स वगैरह हैं, इस तरह के डायनासोर के बिहेवियर के बारे में भी चीजें
पता चली हैं। तो ये था हमारा सेशन ऑन द डायनासोर फॉसिल्स, जिसको बेस बना करके डायनासोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। चलिए बच्चों, अब विराम लेने की बारी, अब अपने सेशंस की बात कर लेते हैं। स्पेशल क्लास का जो शेड्यूल है आपके समक्ष है। मैं लेता हूं स्पेशल क्लास मंडे टू सैटरडे 2 PM to 3 PM। आपका आना आवश्यक है, क्योंकि अब हम स्पेशल क्लास में एनटीए के सारे पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। एनटीए पेपर डिस्कशन मैं सुबह 9 बजे भी करता हूं, क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं सुबह 9 बजे, और फिर 2 बजे स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, और YouTube सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं YouTube से सुबह 9 बजे, एवरी मंडे टू सैटरडे, एवरी डे। मंडे टू वेडनेसडे हमारे ये सेशन चल रहे होते हैं। आज शाम 7 बजे मेरा सेशन है। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th की बारी, तो आज क्लास 12th का सेशन है, और शाम 7 बजे के सेशन में मैं आपके साथ म्यूटेशंस की बात करने वाला हूं। जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में आज हम समझने वाले हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़े, सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। tinyurl.com/neet इस फीचर के साथ आपको हमारे पुराने सारे के सारे लेक्चर दिख जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, जहां पर होती है स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन, और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां पर आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करना है। बच्चों जो इस बार 2020 में नीट दे रहे हैं बच्चे, वो 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, और जो 9th 10th 11th में हैं, जो अगले साल 2021 या 2022 दे रहे हैं, आई वुड सजेस्ट 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ ही जुड़े, क्योंकि 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बेनिफिट आपको मिलता है। कभी एग्जाम डिले हुआ, कुछ हुआ, तो यू आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द सब्सक्रिप्शन। और अगर आप निकल जाते हैं एक बार में और आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने किसी फ्रेंड को, भाई बहन को वो गिफ्ट कर दें कि 1 साल की तैयारी वो कर लें, तो हम उसी अमाउंट में दोनों बच्चों की तैयारी हो सकती है। यूज कोड प्रदीप लाइव। अगर आप मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। कोड एक फायदे नहीं, इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। इसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी टीम के जितने भी बैचेस हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और नीट यूजी कैटेगरी में जितने एजुकेटर ऑल इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सबके सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं विद दिस वन कोड प्रदीप लाइव। कोड एक फायदे नहीं। Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9, 10th and 11, 12 together, let us crack it. एंड जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, #NEET लाइव डेली पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चले। एंड ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूज कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस रहेगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, एंड आई विल गाइड यू टू योर डेस्टिनेशन। मेडिकल कॉलेजेस तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी हमारी, उसके आगे की पढ़ाई आपकी। याद रहे, मिशन 2030 नीलगिरीज में मिलना है आपको आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा नीलगिरीज के ऊपर सेशन, एंड ज्वाइन इन द मिशन 2030। दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों। सी यू ऑल very soon in the next session at 7 PM। और अभी कुछ ही वक्त बाद सीप मैम का सेशन होने जा रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा। That's all for now. Take care. Bye bye.